हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सर आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन। पिछले कुछ दिनों से हम लोग हिंदी शिक्षण के अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे थे, तो आज का ये 7वां टॉपिक है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन। बाकी सभी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनकी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। बात करते हैं मूल्यांकन की। सबसे पहले हम देखें जो शिक्षण प्रक्रिया होती है हमारी, उसका जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो होता है शिक्षण उद्देश्य। और जब तक शिक्षण के उद्देश्य निश्चित न हो जाएं कि हमें क्लास में जाकर क्या पढ़ाना है या बच्चों को उससे क्या सीखने को मिलेगा, तब तक हम शिक्षण प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम बच्चों में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति में कोई शिक्षक जो है किस मात्रा तक या कहाँ तक सफल रहा है। इसी आधार पर जो शिक्षक है वो अपने प्रयासों की सफलता या असफलता का बोध लगाता है। मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषाएं देखते हैं। मूल्यांकन क्या है? व्यवहार परिवर्तनों को एकत्रित करने की प्रणाली है जिसके द्वारा उन परिवर्तनों की दिशाओं और सीमाओं का निर्णय लिया जाता है। यह शिक्षा जगत में शैक्षिक उपलब्धियों को जानने का अपेक्षाकृत नवीन प्रत्यय है और प्रचलित परीक्षा प्रणाली की अपेक्षा अधिक व्यापक संदर्भ में प्रयुक्त होता है। जैसे आजकल जो परीक्षा प्रणाली प्रचलन में है, जैसे कि हमने किसी भी पाठ को पढ़ाया, उस पर आधारित प्रश्न दिए और उसका हमने उत्तर पूछ लिया, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने शिक्षण उद्देश्यों में सफल हो गए हैं। मूल्यांकन क्या है? यह अधिक व्यापक संदर्भ में प्रयुक्त होता है कि सिर्फ बच्चे को वो चीज़ें अभी तक ही याद हैं या आगे भी याद रहेंगे, दैनिक जीवन में वह उनका व्यवहारिक प्रयोग करेगा या नहीं करेगा। मूल्यांकन का हम अर्थ देखें तो इसका जो अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होगा मूल्य का अंकन करना, यानी मूल्यों का अंकन करना, मूल्यों को मापना ही क्या है? मूल्यांकन है। मूल शब्द इसका क्या हो जाएगा? मूल्य होगा। जो मूल्य होते हैं वो उपयोगिता पर आधारित होते हैं और जो उपयोगिता होती है वो उद्देश्य पर आधारित होती है। जैसे हम देखें, अगर हम रेट की ही बात करें, शिक्षण मूल्यों को थोड़ा अलग हटकर बात करें, तो कोई भी हम सामान लेने जाते हैं तो उसका जो मूल्य होता है वो हमारी उपयोगिता पर आधारित होता है कि वह वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी है। अगर वह उपयोगी होगी तो चाहे उसका मूल्य कम हो या अधिक हो, हम उसको अवश्य ले लेंगे। और जो हमारी उपयोगिता होगी वो उद्देश्य पर आधारित होगी कि इस वस्तु का हम प्रयोग कहाँ करने वाले हैं। तो इस तरीके से जो मूल्य होते हैं वो उपयोगिता पर आधारित होते हैं और जो उसकी उपयोगिता होती है वो उद्देश्य पर आधारित होती है। इसकी एक परिभाषा देखते हैं जो कि एक भाषा वैज्ञानिक है रेमर और गेज, उनके द्वारा दी गई है। मूल्यांकन की परिभाषा: मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है, वांछनीय है, उसे मानकर चला जाता है। अब हम एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए, कक्षा में दिए ये अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावोत्पादक रहे हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। ये मूल्यांकन की परिभाषा थी एनसीईआरटी के अनुसार। अब आइए इसी की परिभाषा हम देख लेते हैं शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग के अनुसार। मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत मतलब लगातार चलने वाली। यह पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षा उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह छात्रों की अध्ययन आदतों तथा शिक्षक की शिक्षण विधियों पर अधिक प्रभाव डालता है। इस प्रकार यह न केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में सहायता करता है अपितु उसमें आवश्यक सुधार भी करता है। यानी कोठारी आयोग के अनुसार सिर्फ मूल्यांकन का उद्देश्य मापन करना ही नहीं है, बल्कि जहाँ उसमें त्रुटियाँ हों उसमें आवश्यक सुधार लाना भी है। अब हम बात करते हैं कि मूल्यांकन का भाषा शिक्षण में यानी हिंदी शिक्षण में क्या महत्व है। सबसे पहले हम देखें, इसका सबसे पहला महत्व उद्देश्यों की प्राप्ति निर्धारण में सहायक। उद्देश्यों की प्राप्ति निर्धारण में सहायक यानी मूल्यांकन के द्वारा जो शिक्षण में सफलता की संभावना है वो थोड़ी बढ़ जाती है और इसके आधार पर अपने जितने भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनके अर्जन के विषय में जान सकते हैं कि हमने जिस विधि को अपनाकर शिक्षण प्रदान किया है उसकी उपयोगिता कहाँ तक है। इसलिए ये उद्देश्यों की प्राप्ति निर्धारण में सहायक है। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। जैसे कि कोई भी शिक्षण हो उसके दो उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य होते हैं और एक विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। और हम देखें तो जो मूल्यांकन का आधार है, आधार ही क्या है? उद्देश्य है। इसी के स्पष्टीकरण से हमारे जो शिक्षक हैं उनके प्रयासों की सफलता और असफलता निर्भर करती है
मूल्यांकन हमें वह मानदंड प्रदान कर देता है जिसमें कि शिक्षक के सम्मुख जो उद्देश्य हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं, और इसीलिए हम मूल्यांकन के द्वारा ही विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति ज्ञात कर पाते हैं। इसके बाद है पुनर्बलन के रूप में प्रयोग। अगर हम प्रेरणा के दृष्टिकोण से देखें तो भी मूल्यांकन उपयोगी है, क्योंकि जो शिक्षार्थी का परिणाम होता है वो एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो अगर जो विद्यार्थी अगर उसने अच्छा प्रदर्शन किया है तो हम उनको सकारात्मक पुनर्बलन देंगे, इसीलिए मूल्यांकन का महत्व पुनर्बलन के रूप में भी हो जाता है। विद्यार्थियों के वर्गीकरण एवं स्तरीकरण में सहायक। यहाँ पर हम देखें जैसे कि कक्षा में अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, तो मूल्यांकन के आधार पर हम व्यक्तिगत भिन्नता को स्पष्ट करने में हमें सहायता मिलती है, जो कि निर्देशन में भी एक आधार का कार्य करती है, और इसलिए हम छात्रों को व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन आसानी से दे सकते हैं। अगला है पाठ्यक्रम के निर्धारण में सहायक। पाठ्यक्रम में देखें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, परिमार्जन होता रहता है, उसमें भी मूल्यांकन हमारी काफ़ी सहायता करता है, क्योंकि पाठ्यक्रम ही वह साधन है जिसको शिक्षक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयोग करता है। क्योंकि अगर पाठ्यक्रम न हो तो हम कक्षा में जाकर क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे कुछ भी निश्चित नहीं रहेगा। इस कारण मूल्यांकन क्या है, पाठ्यक्रम से प्रत्यक्षतः संबंधित रहता है। अगला है शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की उपयोगिता में सहायक, क्योंकि मूल्यांकन से ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो शिक्षण विधियां हैं वो कहाँ तक सफल हैं, या जो भी प्रविधि हम प्रयोग कर रहे हैं। देखिए शिक्षण की कौन कौन सी प्रविधि होगी, मूल्यांकन की क्या प्रविधियां, अभी आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जिस विधि से कक्षा में शिक्षण कर रहे हैं वह कहाँ तक उपयोगी है कहाँ तक नहीं, इसको भी हम मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगा सकते हैं, और जहाँ आवश्यक हो वहाँ उसमें परिवर्तन और सुधार कर सकते हैं। अगला है शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श में सहायक। देखिए मूल्यांकन के द्वारा ही हम ये पता लगा पाते हैं कि विद्यार्थी का शैक्षिक चयन जो है किस आधार पर करना है, उसके व्यावसायिक क्षेत्र के चयन का निर्धारण कैसे किया जाए, या उसकी पूर्व जो उपलब्धियां रही हैं उसके आधार पर हम विद्यार्थी को आगे के लिए निर्देशित कर सकते हैं। आगे देखते हैं मूल्यांकन की नवीन प्रविधियाँ। विद्यालय में प्रयुक्त होने वाली मूल्यांकन प्रविधियों को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली होती है आपकी परिमाणात्मक प्रविधि और दूसरी होती है गुणात्मक प्रविधि। परिमाणात्मक प्रविधि के भी अलग अलग प्रकार हैं और गुणात्मक प्रविधि के भी अलग अलग प्रकार हैं। आप परिमाणात्मक में देखेंगे तो क्वांटिटिव आ जाएगा, और गुणात्मक में देखेंगे तो क्वालिटी वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें परिमाणात्मक प्रविधि मूल्यांकन में इस प्रकार की प्रविधियां अधिक विश्वसनीय, उपयोगी और वैध होती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके अंतर्गत हम जितनी भी विधियां पढ़ेंगे, जैसे कि परिमाणात्मक प्रविधि 3 प्रकार की होती है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। तो ये सभी भी क्या होंगी, विश्वसनीय होंगी, उपयोगी होंगी और वैध होंगी। लिखित परीक्षा में भी हम बहुत सारे प्रकार पढ़ने वाले हैं, तो वो सभी विश्वसनीय, उपयोगी और वैध के अंतर्गत आ जाएंगी। इससे अलग भी कुछ होती हैं जिनको हम प्रयोगात्मक में भी आगे पढ़ेंगे, तब मैं आपको बता दूँगी। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि परिमाणात्मक प्रविधि 3 प्रकार की होती है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा, और ये तीनों ही विश्वसनीय, उपयोगी एवं वैध होती हैं, तथा इसके अंतर्गत आने वाले इनके प्रकार भी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौखिक परीक्षा की। भाषा शिक्षण में मौखिक मूल्यांकन एक पूरक मूल्यांकन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके माध्यम से भाषा के आधारभूत सिद्धांतों में छात्र की सूझ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जब भी मौखिक परीक्षा होती है तो हम छात्र के सामने उससे प्रश्न करते हैं और उसे तुरंत ही उत्तर देना होता है। तो वहाँ पे हम छात्र की सूझ का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि कितनी जल्दी उसने अपने सोच विचार से इस प्रश्न के उत्तर को दिया है। इस मूल्यांकन द्वारा छात्रों के विषय संबंधी ज्ञान का गहनता से अध्ययन संभव है, क्योंकि इसमें कम समय में अधिक प्रश्न किए जा सकते हैं। क्योंकि जितने भी प्रश्न अगर हम मान लीजिए हम लिखित परीक्षा में करवाते हैं, देते हैं, अगर मौखिक में हम तुलना करें तो मौखिक परीक्षा में कम समय लगता है। परीक्षक अपने प्रश्नों को समय पर ही परिवर्तित व परिमार्जित कर सकता है और इस प्रकार केवल यांत्रिक रूप से रटे गए ज्ञान के विषय में जान सकता है। जैसे कि देखिए हमें किसी भी प्रश्न में कोई चेंज करना होता है, जो लिखित परीक्षा होती है उसमें हम उतनी जल्दी कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, परिमार्जन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर मौखिक परीक्षा हो रही है तो हम तुरंत ही उसमें परिवर्तन और परिमार्जन कर सकते हैं। मौखिक परीक्षा का महत्व देख लेते हैं। पहला है परिश्रम तथा समय की बचत।
यहाँ पर देखिए भाषा में अनेक कार्य होते हैं और अनेक समस्याएं भी होती हैं। प्रत्येक कार्य को हम लिखित रूप में संपन्न करने में अधिक समय लगता है, जबकि मौखिक रूप में परीक्षा लेने में समय की बचत हो जाती है और परिश्रम भी अधिक नहीं लगता। फिर है शीघ्रतापूर्ण गति से कार्य। मौखिक कार्य की मदद से जो छात्र होते हैं वे विभिन्न कार्यों को याद रखते हैं और शीघ्रता से कार्य करते हैं। इसके बाद है यथार्थ। यहाँ पर देखिए वर्तनी त्रुटि है, ये जो र है आपका ये था पे न होकर ये थ पे रहेगा। यथार्थ एवं शुद्ध आदतों का विकास। मौखिक कार्य करने से छात्रों को मानसिक कार्य अधिक करना पड़ता है। छात्र जो है चिंतन में प्रवीण हो जाते हैं, चिंतन यानी कि मनन अधिक करते हैं। इस प्रकार कार्य करने से उनके विचारों में शुद्धता आती है और यथार्थ बातों को वो सीख पाते हैं, तो उनके अंदर यथार्थता भी आ जाती है। फिर है आत्मविश्वास में वृद्धि। कोई भी छात्र जब समस्या को मौखिक रूप से हल करता है या उसके बारे में चिंतन करता है, तो उसके अंदर जो है आत्मविश्वास में भी उसकी वृद्धि हो जाती है। क्योंकि अगर वो असफल होता है तो उसको दूसरे तरीके से करेगा और अंत में वो सफल हो जाएगा, तो उसका आत्मविश्वास में वृद्धि होगी कि हाँ मैंने ये काम कर लिया, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, और फिर वो अधिक उत्साहपूर्वक कार्य को करते हैं। अगला है स्मरण एवं कल्पना शक्ति का विकास। देखिए जब भाषा का अध्ययन बच्चे कर रहे होते हैं तो अधिक ध्यानपूर्वक तथ्यों को याद रखना पड़ता है, और इसी याद रखने से उनकी स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति का भी विकास हो जाता है। क्योंकि चीज़ों को अक्सर लिखकर हम भूल जाया करते हैं। देखिए यहाँ पर दो बातें हो जाती हैं कि जब हम चीज़ों को बार बार लिखते हैं तो वो हमें याद भी हो जाती हैं, लेकिन जब चीज़ों को हमने मान लीजिए हम जानते हैं कि इस चीज़ को हमको लिखना नहीं है, सिर्फ हमको सुनकर ही याद रखना है, तो फिर हम उस पर अपना अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और वो चीज़ें हमारे स्मरण में बैठ जाती हैं। हम अलग अलग कल्पनाएं करते हैं, तो मौखिक परीक्षा से स्मरण एवं कल्पना शक्ति का विकास भी होता है। अब आइए बात करते हैं लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षाओं में छात्र प्रश्नों का उत्तर लिखकर देते हैं, तब उनकी जांच की जाती है। इसका प्रयोग अधिकांशतः विस्तृत जानकारी के लिए किया जाता है। मूल्यांकन के उपकरणों में लिखित कार्य का विशेष योगदान होता है। प्रत्येक विषय में अभ्यास कार्य अधिकतर लिखित रूप में ही कराया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा के अलग अलग प्रकार हैं। लिखित परीक्षा भी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। आप ध्यान रखें, मूल्यांकन की जो नवीन प्रविधियाँ हैं वो 2 प्रकार की हैं। पहली है परिमाणात्मक और दूसरी है गुणात्मक। तो पहली के भी 3 प्रकार हैं, परिमाणात्मक प्रविधि के भी, मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक। लिखित परीक्षा के भी कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा और लघुत्तरीय परीक्षा। अब यहाँ पर हम देखें जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है इसके भी 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यभिज्ञान प्रकार और प्रत्यास्मरण प्रकार। यानी एक आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित होगा और एक आपके स्मरण पर आधारित होगा कि चीज़ें आपको कितनी याद हैं। अब इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इन प्रश्नों के बारे में, लेकिन अब ध्यान रखें लिखित परीक्षा के 3 प्रकार हैं, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय। वस्तुनिष्ठ के 2 प्रकार हैं, प्रत्यभिज्ञान प्रकार और प्रत्यास्मरण प्रकार। प्रत्यभिज्ञान प्रकार के अंतर्गत सत्य असत्य वाले प्रश्न यानी सही गलत वाले प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, मिलान करने वाले प्रश्न और वर्गीकरण वाले प्रश्न आ जाएंगे। इन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। प्रत्यास्मरण में देखें तो इसमें भी 2 प्रकार हैं, साधारण प्रत्यास्मरण और रिक्त स्थान की पूर्ति, ये भी हम देखेंगे। आपने देख लिया लिखित परीक्षा के 3 प्रकार हो गए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के 2 प्रकार हो गए, प्रत्यभिज्ञान और प्रत्यास्मरण। अब यहाँ पर हम बात करते हैं निबंधात्मक परीक्षा की। इसके बाद हम पढ़ेंगे लघुत्तरीय और उसके बाद पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षा को विस्तार में। निबंधात्मक परीक्षाओं की विशेषताएं होती हैं, इन्हीं को हम इनके गुण भी कह सकते हैं। पहला है व्यावहारिकता। किसी भी अच्छी परीक्षा को हम देखें तो उसमें 3 गुणों का होना अति आवश्यक हो जाता है, वैधता, विश्वसनीयता और व्यावहारिकता। निबंधात्मक परीक्षाओं में इन गुणों में से केवल तीसरा गुण ही पाया जाता है, यानी कि व्यावहारिकता। वैधता और विश्वसनीयता निबंधात्मक परीक्षाओं का गुण नहीं है। निबंधात्मक परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इन प्रश्नों की रचना आसानी से हो जाती है। सबसे ज़्यादा देखिए जो मेहनत लगती है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बनाने में लगती है, जबकि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से तैयार कर लेते हैं। और इस प्रकार की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं इनकी व्यवस्था करना भी आसान होता है, क्योंकि अनेक परीक्षार्थियों की परीक्षा इसमें हम एक साथ करा सकते हैं और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी हम सरलता के साथ कर सकते हैं। जो व्यवहारिकता है ये निबंधात्मक परीक्षाओं का पहला गुण है। दूसरा है ज्ञान की विस्तृत परख। इस परीक्षा के माध्यम से हम बच्चों के अर्जित ज्ञान की परख आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जितना ही वो उन्होंने विस्तृत सीखा होगा उसको वो विस्तार पूर्वक उसमें लिख सकते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है मानसिक शक्तियों का विकास। देखिए
निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो सबसे पहले स्मृति की आवश्यकता होती है। यदि छात्र जो है वो सीखे गए तथ्यों को स्मरण नहीं रख सकते हैं और आवश्यकता होने पर पुनः स्मरण नहीं कर सकते हैं, तो वो इस प्रकार की परीक्षाओं में सफल नहीं हो सकते हैं। तो इससे उनमें क्या होगा, मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। चौथा है विस्तृत पाठ्यक्रम पर आधारित। निबंधात्मक परीक्षाएं जो होती हैं ये संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित होती हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी का अगर आपका विषय है तो उसका जितना भी पाठ्यक्रम है आपका अप्रैल से लेकर जनवरी फरवरी तक, उसमें हम पूरे पाठ्यक्रम को शामिल करते हैं। इसलिए ये परीक्षाएं विस्तृत पाठ्यक्रम पर आधारित होती हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो प्रश्नों का उत्तर भी आसानी से दे पाएंगे। अभी आगे आने वाली वीडियोज में हम लोग मूल्यांकन से संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। अगला देखिए इसकी विशेषता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इन परीक्षाओं के द्वारा जो छात्र होते हैं वो प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं कि वो अपनी अभिव्यक्ति जो उनकी है, वो जो भी कहना चाहते हैं उनकी कल्पना, चिंतन और तर्क आदि शक्तियों के आधार पर अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। फिर है ज्ञान तथ्यों का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को प्रदान करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह नहीं होता कि जो छात्र हैं वो प्राप्त तथ्यों को रटें, बल्कि उस प्राप्त ज्ञान को वो समझें और जो भी परिस्थिति सामने आए तो अपने ज्ञान का प्रयोग भी वहाँ पर कर सकें। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। वहाँ पे तो सिर्फ एक प्रश्न है, 4 विकल्प हैं, उसमें से आपको एक ही चुनना है। लेकिन हम यहाँ पर अपने ज्ञान का प्रयोग करके सामने आने वाली किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार प्रयोग करेंगे, बच्चे जो है इसका उत्तर भी आसानी से लिख पाते हैं। अगला है निर्माण में सरलता। इस प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करते समय हमें प्रश्नों को बनाने में भी कोई कठिनाई नहीं आती है। प्रश्न पत्रों का निर्माण बहुत ही सरल तरीके से हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इसके निर्माण में सरलता होती है। अगला है लेखन शक्ति का विकास। जब बच्चे निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो उनकी लेखन शक्ति का विकास होता है। वो क्रमबद्धता का ध्यान रखते हैं, शुद्धता का ध्यान रखते हैं, उनमें प्रवाहपूर्णता होती है, स्पष्टता होती है और तारतम्यता, इन सब बातों का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर है समय, श्रम तथा धन की बचत। अभी हम इसकी चर्चा ऊपर कर ही चुके हैं, क्योंकि समय और श्रम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बनाने में बहुत अधिक समय लग जाता है, श्रम भी लग जाता है और धन भी लग जाता है। लेकिन क्योंकि जब वो प्रश्न होते हैं, अगर हम पेपर प्रिंट कराने की बात करें तो वहाँ पे भी आर्थिक रूप से इसको देख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का निर्माण करना काफ़ी कठिन होता है। वहाँ पे विशेष प्रशिक्षण और परिश्रम की आवश्यकता हो जाती है और इसके अलावा उनका मूल्यांकन करवाने में भी अधिक व्यय होता है। इसलिए निबंधात्मक जो परीक्षाएँ होती हैं इनके मूल्यांकन में समय, धन एवं श्रम तीनों की बचत होती है। अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय परीक्षाओं की। लघु उत्तरात्मक प्रश्न हम उन प्रश्नों को कहते हैं जिनके उत्तर लघु रूप में होते हैं, यानी छोटे होते हैं। ये मुक्त उत्तरात्मक होते हैं, यानी हम किसी भी बंधन में नहीं होते कि इन 4 विकल्पों में से ही चुनना है, बल्कि हम स्वतंत्र रूप से उनका आंसर लिख सकते हैं। परंतु इनके उत्तर छोटे होते हैं। जैसा अभी निबंधात्मक की बात की तो वहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, यानी शब्द सीमा नहीं थी। लेकिन यहाँ पे लघु उत्तर है तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसके उत्तर छोटे ही होने चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं। इसमें समय की बचत होती है, विद्यार्थी अधिक से अधिक उत्तर दे सकते हैं। जैसे हम देखें, हम अगर पूछें भारत के संविधान के विषय में आप क्या जानते हैं, तो निश्चित रूप से जितने भी विद्यार्थी होंगे सभी के उत्तर अलग अलग होंगे और वो स्वतंत्र रूप से अपने प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है तो उसका उत्तर छोटे में ही, यानी कि कम शब्दों में ही लिखेंगे। और अगला है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित रचनाओं के नाम बताइए। अगर हम ऐसे भी प्रश्न करेंगे तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को उनकी अलग रचनाओं के नाम याद हो और कुछ बच्चों को उनकी अलग रचनाओं के नाम याद हो। इस प्रकार से वो अलग अलग अपने उत्तरों को लिखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। अनुसंधानों के द्वारा निबंधात्मक परीक्षा को अवैध तथा अविश्वसनीय माना गया है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो निबंधात्मक परीक्षा होती है उसमें केवल व्यावहारिकता का गुण पाया जाता है, वैधता और विश्वसनीयता का नहीं। इसलिए अनुसंधानों ने भी उन्हें अवैध तथा अविश्वसनीय माना है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से बालक के विषय ज्ञान की उपलब्धि, सत्य असत्य, बुद्धि का मापन किया जाता है। इस प्रणाली में बालक को कम लिखना पड़ता है, जांच प्रक्रिया में आसानी होती है। इस परीक्षा में वैधता तथा विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। आप ध्यान रखें कि वस्तुनिष्ठ कहने से आशय सिर्फ जैसे आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं वैसे नहीं, वस्तुनिष्ठ में और बहुविकल्पीय में दोनों प्रश्नों में अंतर है। अभी जब आगे आप
देखेंगे इस वीडियो को तो आप समझ पाएंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बहुत प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न में सिर्फ वे प्रश्न आएंगे जिनका कि एक प्रश्न दिया गया है, उसके 4 विकल्प, 5 विकल्प या 6 विकल्प दिए गए हैं, वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आगे हम देखते हैं, ये जो जांच प्रक्रिया में आसानी होती है, इस परीक्षा में वैधता और विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। इसमें उत्तर संक्षिप्त होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और सही गलत उत्तरों की वस्तुनिष्ठता से छात्र की योग्यता भी निर्धारित होती है। इस प्रणाली को वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। ध्यान रखें, वस्तुनिष्ठ विधि को ही वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार। अब पहले हमने यहाँ पर देखेंगे प्रत्यय स्मरण प्रकार के प्रश्न। ये जो प्रश्न होते हैं, ये सीखे गए ज्ञान अथवा तथ्यों के पुनः स्मरण से संबंधित होते हैं, कि यानी जो हमने ज्ञान सीखा है, आने वाली परिस्थिति में हम उसको पुनः स्मरण करके उसका प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है उसमें सरल प्रत्यय स्मरण। इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों से प्रत्यक्ष पूछे जाते हैं और प्रश्न का रूप इस प्रकार का होता है कि उनका उत्तर अत्यंत संक्षिप्त एवं विशिष्ट होता है। विद्यार्थियों को केवल एक शब्द, कोई अंक या नाम अथवा वाक्यांश आदि में लिखकर ही उत्तर देना होता है। तो वे प्रश्न जो आएंगे वो सरल प्रत्यय स्मरण के प्रश्नों के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न देखिए, हालांकि प्रश्नों की चर्चा मैं बाद में करने वाली थी, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं, हम ऐसे प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, किसी शिक्षक का या शिक्षिका का नाम देकर उसने इस प्रकार के प्रश्नों को दिया कि जो विद्यार्थी है वो केवल एक शब्द में ही उसका उत्तर दे, तो यह किस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन में जहाँ आपका सरल प्रत्यय स्मरण होगा वो सही होगा। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण में देखें, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या नाम है। ध्यान रखें, ये लघु उत्तरीय नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक शब्द में उसका उत्तर देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे नाम की चर्चा की, तो यहाँ पर जो भी उस भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वह बच्चा उनका नाम लिखेगा, तो ये प्रत्यय स्मरण प्रश्न के अंतर्गत आ जाएगा। भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, निश्चित रूप से यहाँ पे एक भाषा का नाम लिखा जाएगा, तो वो भी एक ही हुआ, तो ये भी सरल प्रत्यय स्मरण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है रिक्त स्थान पूर्ति। इस प्रकार के प्रश्नों को अपूर्ण कथन अथवा अपूर्ण वाक्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थियों को अपने ज्ञान के आधार पर इन वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। एग्जाम्पल हम देख लें, जैसे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम हम यहाँ पे डैश दे देंगे है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा, फिर यहाँ पे डैश, फिर है, तो यहाँ भी वह अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर इस प्रश्नों का उत्तर देगा। पहला था आपका सरल प्रत्यय स्मरण। अगला है आपका प्रत्याभिज्ञान प्रकार। प्रत्यय स्मरण प्रकार हमने देख लिया, उनके प्रश्नों को देख लिया। अब ये है प्रत्याभिज्ञान प्रकार। इन परीक्षणों में विद्यार्थियों के अभिज्ञान अथवा पहचान शक्ति एवं योग्यता को मूल्यांकित किया जाता है। इसमें प्रत्यय स्मरण करके तथा फिर पहचान कर उत्तर देना होता है। ये प्रश्न निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। आइए हम उन प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला है सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न। जैसे हमने एक कथन दे दिया या एक वाक्य दे दिया, श्री रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की, और हम उसके सामने लिख देंगे सत्य अथवा असत्य। या तो ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है। जो भी बच्चे की जानकारी में होगा वह इसके हिसाब से अपना उत्तर देगा। भारतवर्ष एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये भी या तो सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपके प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पे अब देखिए, ये है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में मैंने अभी बताया भी आपको, आप जानते भी हैं कि एक आपसे प्रश्न दे दिया गया, उसके आपसे 1 से 4 या 5 विकल्प दे दिए गए, क्योंकि अभी जो एक 5वां विकल्प आपके सामने आने लगा है उपयुक्त में से अधिक। तो इस प्रकार हम छोटे बच्चों को भी इन प्रश्नों को दे सकते हैं, ताकि वो अभी से आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार रहें, किस प्रकार के प्रश्न उनको देखने के लिए मिल सकते हैं। बस उनका स्तर जो हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है, हम बच्चों के लिए आसान रखेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न वे हो गए जिनमें आपके बहुत सारे विकल्प हों, कोई एक प्रश्न हो, 4 विकल्प हों या 5 विकल्प हों। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न रहेंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत आ जाएंगे। अब आइए हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण। ये परीक्षाएं संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन करती हैं। निश्चित रूप से हम पूरे पाठ्यक्रम से जो है इनसे प्रश्न बना सकते हैं। इन परीक्षाओं का अंकन सुगमतापूर्वक किया जाता है। बिल्कुल हम देखें, जितना समय हमें लगता है निबंधात्मक परीक्षाओं का या लघु उत्तरीय परीक्षाओं का, जैसा हमने कहा कि सभी बच्चे अलग अलग प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं, और ऐसा नहीं कि एक का सही हो तो अगले का गलत हो, सभी विद्यार्थियों के उत्तर सही भी हो सकते हैं।
तो इसलिए वहाँ पर हमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जितने भी उनके उत्तर एक ही उत्तर सही होंगे, तो इन परीक्षाओं का जो अंकन होगा या मूल्यांकन होगा वो हम सुगमता से कर सकते हैं। फिर है, इस परीक्षा में छात्रों में रटने की आदत कम होती है। केवल रटने मात्र से ही किसी भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा को छात्र जो है पास नहीं कर सकते, उसमें सफल नहीं हो सकते। तो अगर हम इस विधि से मूल्यांकन करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से, तो छात्रों में जो रटने की आदत है वो कम होगी और इस प्रणाली का मूल्यांकन बिल्कुल शुद्ध होता है। क्योंकि अगर प्रश्न सही है तो आप 1 या 2 अंक जो भी निर्धारित होगा उसके लिए उसे आप देंगे, अगर गलत है तो आप उसे गलत कर देंगे। यह परीक्षा प्रणाली छात्रों के लिए रोचक होती है। यह निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होती है और इस प्रणाली को जो सरलता से व्यवहार में लाया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखें, ये तो इस वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण थे, लेकिन मेरा मानना इस परीक्षा के कुछ दोष भी हैं। क्योंकि जो परीक्षा ये छात्रों की मौलिकता को प्रोत्साहन नहीं देती, क्योंकि आसपास बैठने वाले छात्र जो है इशारों से इन प्रश्नों के उत्तर आसानी में एक दूसरे से पूछ लेते हैं। यह प्रणाली जो होती है केवल तथ्यात्मक सूचनाओं पर बल देती है और इस परीक्षा से हम छात्रों की भाषा शैली का मापन नहीं कर सकते। और इस प्रणाली से हम देखें जो धोखा देने की संभावना है, जैसा कि मैंने बताया, एक विद्यार्थी दूसरे से पूछ सकता है तो उसकी भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस परीक्षा के जितने गुण हैं उतने ही लगभग दोष भी हैं। और इस प्रणाली में हम बात करें तो मूल्यांकन में जो सांख्यिकीय गणना होती है उसकी भूल का भय भी बना रहता है। कई बार गिनने में जो है गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि जब भी सीबीएसई कॉपी करेक्शन वर्क करवाती है तो वहाँ पे एक कॉपी को कम से कम 4 से 5 बार होके गुजरना पड़ता है इस मूल्यांकन की प्रक्रिया से। तो इसलिए यहाँ पे जो सांख्यिकीय भूल है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, कई बार जब मैं कॉपी करेक्शन कर रही थी जो गलतियाँ होती थी वो वहीं पे हो जाती थी मार्क्स को गिनने में, एज अ कोऑर्डिनेटर जब मैंने कॉपीज़ को चेक किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा। तो फ्रेंड्स, ये जो हम पढ़ रहे थे अभी, इसमें प्रयोगात्मक परीक्षा आपकी बची हुई है और इसके बाद अभी आपको पढ़नी होगी गुणात्मक प्रविधि। यानी परिमाणात्मक प्रविधि में 3 थे, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा तथा उसके प्रकारों को हम पढ़ चुके हैं। ये रही आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा, इसे हम देख लेते हैं और उसके बाद जो भी गुणात्मक प्रविधि होगी उसके जितने भी प्रकार होंगे उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। प्रयोगात्मक कार्यों का उपयोग विद्यार्थियों द्वारा सैद्धांतिक ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग की क्षमता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रयोगात्मक परीक्षा के अंतर्गत प्रयोग के माध्यम से विषय संबंधी विभिन्न कार्यों का परीक्षण किया जाता है। प्रयोग के समय निरीक्षण हेतु कक्षा निरीक्षक भी उपस्थित रहता है, जो छात्रों की गतिविधियों पर ध्यान रख सके और उनकी सहायता कर सके। प्रयोग कार्यों में छात्रों को कुछ निर्देश देकर कुछ उपकरण तथा सामग्री दे दी जाती है, जिससे वे स्वयं कार्य करके उसका निरंतर निरीक्षण तथा परीक्षण करते हैं तथा परिणाम निकालते हैं। इसमें छात्र बताए गए उपयोगी उपकरणों का स्वयं प्रयोग करते हैं तथा उनसे क्रिया करके उनके प्रयोग का अभ्यास करते हैं। यहाँ पर अगर हम भाषा शिक्षण या हिंदी शिक्षण की बात करें तो यहाँ पे प्रयोगात्मक परीक्षाएं काफ़ी कम होती हैं, फिर भी इसको हमने संक्षेप में जाना। आगे है आपकी गुणात्मक प्रविधि और मैं उसमें आपको बताऊं तो गुणात्मक प्रविधि में कई सारे उसके प्रकार हैं। ये लगभग 7 प्रकार हैं, जिसमें आपका संचयी आलेख, एनेक्डोटल, प्रेक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, जांच सूची और रेटिंग स्केल, ये सभी आ जाएंगे। और इनका हमें विस्तार से अध्ययन करना है तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज बस हम यहीं तक सिर्फ परिमाणात्मक प्रविधि के तीनों प्रकारों को हमने देखा, मौखिक, लिखित एवं प्रयोगात्मक। जो आपका गुणात्मक है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, गुणात्मक प्रविधि, और उसके ये जितने भी प्रकार हैं इनको विस्तार से समझेंगे, क्योंकि इन सभी सही प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इनका विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।